1 जून 2018 को छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के किशनपुर में रहने वाले चैतन्य साहू के घर में काम करने वाली त्यागी राणा रोज की तरह उस दिन भी सुबह 10 बजे सफाई के लिए योग माया साहू के क्वार्टर पर पहुंची। लेकिन घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर से ताला लगा देख त्यागी राणा को बड़ा अजीब लगा। आमतौर पर गेट का ताला अंदर की तरफ से बंद रहता था और इस ताले की एक चाबी त्यागी राणा के पास भी रहती थी। इसलिए उसने अपने पास वाली चाबी से गेट का ताला खोलकर अंदर प्रवेश किया। कमरे का दरवाजा हल्का सा धक्का देने पर खुल गया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। त्यागी राणा ने योग माया को आवाज लगाते हुए घर के आंगन की ओर बढ़ी। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि आंगन में खून ही खून बिखरा हुआ था। यह देखकर वह घबरा गई और चीखती चिल्लाती हुई बाहर की ओर भागी। सीधी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर उसने मितानिन हृदयबाई साहू को सारी आपबीती बताई। क्योंकि योग माया उसी स्वास्थ्य केंद्र में नौकरी करती थी, मितानिन ने त्यागी राणा की बातों को गंभीरता से लिया। तो किशनपुर स्वास्थ्य केंद्र के सभी स्टाफ सदस्य तुरंत योग माया के क्वार्टर पर पहुंचे, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वे सभी स्तब्ध रह गए। योग माया साहू, उनके पति चैतन्य साहू और उनके बड़े बेटे तन्मय की खून से लथपथ लाशें आंगन में पड़ी थीं। वहीं दूसरे कमरे में छोटे बेटे कुणाल का शव चारपाई के एक कोने में खून से सना हुआ मिला। स्वास्थ्य केंद्र में सूचना देने के बाद बाई त्यागी राणा सरपंच सुरेश खूंटे के घर पहुंची। सरपंच ने जैसे ही सुना कि चैतन्य के घर में 4 लोगों की हत्या हो गई है, वह भी स्तब्ध रह गए। जल्द ही यह खबर पूरे किशनपुर में फैल गई और सैकड़ों लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। सरपंच सुरेश खूंटे ने पिथौरा थाने के प्रभारी को फोन करके इस घटना की जानकारी दी। थाना प्रभारी, जो रात भर की ड्यूटी के बाद गहरी नींद में थे, फोन सुनते ही चौकन्ने हो गए और अपनी पुलिस टीम के साथ तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मौका मुआयना किया और इस भयानक हत्याकांड की सूचना उच्च अधिकारियों को दी। एएसपी संतोष सिंह, ईएसपी संजय और एएसपी उदय किरण भी सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने वहां का निरीक्षण किया और आंगन में फैले खून को देखकर ऐसा लगा कि यह घटना 3 या 4 घंटे पहले की होगी। योग माया, उनके पति चैतन्य साहू और बड़े बेटे तन्मय का शव एक साथ पड़ा था और पास ही खून से सना हुआ एक फावड़ा मिला। यह साफ था कि हत्यारों ने इसी फावड़े से हत्या की थी। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो कमरे में लोहे की अलमारी खुली मिली और उसमें रखा सामान बिखरा हुआ था। इस सबसे यही अंदेशा हुआ कि हत्यारे चोरी की नीयत से घर में घुसे होंगे। जब उन्होंने अलमारी का ताला खोलने की कोशिश की तो घर के किसी सदस्य की आंख खुल गई होगी और फिर यह हत्या कर दी गई। पुलिस ने तुरंत इस घटना की सूचना मृतक चैतन्य के पिता बाबूलाल साहू को दी। बाबूलाल साहू तुरंत अपने बेटे के क्वार्टर पर पहुंच गए। बाबूलाल साहू साखरा में अकेले रहते थे। घटना से 2 दिन पहले 30 मई 2018 की शाम करीब 5 बजे वे अपने बेटे, बहू और पोते से मिलने किशनपुर आए थे। बच्चों के साथ 3-4 घंटे बिताने के बाद रात 9 बजे वे वापस साखरा लौट गए थे। एसपी संतोष सिंह ने बाबूलाल साहू से बेटे या बहू की किसी से रंजिश या दुश्मनी के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पुलिस को पता चला कि चैतन्य और योग माया का व्यवहार मोहल्ले में बहुत अच्छा था। दोनों स्वास्थ्य केंद्र में काम करते थे और किसी भी जरूरतमंद की मदद के लिए तत्पर रहते थे। इस कारण से किशनपुर का हर बच्चा भी उनके अच्छे स्वभाव से परिचित था। जब पुलिस को कोई रंजिश या दुश्मनी का सुराग नहीं मिला तो यह वारदात और भी रहस्यमय हो गई। सबसे अजीब बात यह थी कि हत्यारों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए इसे लूटपाट का रूप देने की कोशिश की थी। घर का सामान बिखरा हुआ तो था, लेकिन सारा सामान घर में ही मौजूद था। रायपुर की फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन उन्हें भी कोई खास सफलता नहीं मिली। पूछताछ में पता चला कि रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन लोगों ने यह सोचकर ध्यान नहीं दिया कि पास में ही अस्पताल है और प्रसव पीड़ा के समय अक्सर महिलाओं की चीखें सुनाई देती हैं। इसलिए लोगों ने आवाजें सुनकर भी अपने घरों से बाहर नहीं निकले। पुलिस ने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए एएसपी संतोष सिंह ने एएसपी संजय ध्रुव के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया। हत्यारों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही थी। 3 दिन बाद 3 जून की शाम को पुलिस ने शक के आधार पर किशनपुर के 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की, लेकिन संदिग्धों से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला तो उन्हें छोड़ दिया गया। यानी
जांच फिर वहीं आकर खड़ी हो गई जहां से शुरू हुई थी। पुलिस मृतक पति चैतन्य और पत्नी माया की कॉल डिटेल्स की भी जांच कर चुकी थी, लेकिन उसमें कोई भी संदिग्ध नंबर नहीं मिला। हालांकि घटना से स्पष्ट था कि इसमें कोई करीबी व्यक्ति शामिल है और पुलिस उसे खोजने में जुटी हुई थी। जब पुलिस को कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिला, तो 4 जून को पुलिस ने उसी क्षेत्र के मोबाइल टावर से संपर्क में आने वाले फोन नंबरों की सूची निकलवाई। हजारों मोबाइल नंबरों की लोकेशन ट्रेस की गई और बहुत मेहनत के बाद उनमें से एक संदिग्ध नंबर सामने आया, जो 30 और 31 मई की रात करीब 2:30 बजे घटनास्थल पर मौजूद था। उसके बाद वह नंबर तेजी से विभिन्न लोकेशनों पर ट्रेस होता रहा। सबसे अजीब बात यह थी कि वह संदिग्ध नंबर चैतन्य साहू की कॉल डिटेल्स में भी पाया गया था। इस कारण वह नंबर संदेह के घेरे में आ गया। पुलिस ने तुरंत उस संदिग्ध नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई और पाया कि वह नंबर किशनपुर के धर्मेंद्र बहिरा के नाम पर रजिस्टर्ड था। पुलिस को पता चला कि धर्मेंद्र प्लंबिंग का काम करता है। 5 जून 2018 को पुलिस ने धर्मेंद्र बहिरा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। एएसपी संजय ने धर्मेंद्र से सख्ती से पूछताछ शुरू की और पूछा, तुम साहू परिवार को कितने दिनों से जानते हो? धर्मेंद्र ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, साहब, वह मेरे पड़ोसी थे, इसलिए मैं उन्हें काफी लंबे समय से जानता हूं। एएसपी ने फिर पूछा, तो उनके घर में तुम्हारी अच्छी खासी बात होती होगी? धर्मेंद्र ने बताया, नहीं साहब, उनके यहां मेरा कभी कभार ही जाना होता था। चैतन्य साहू एक बार मेरे पास प्लंबिंग का काम कराने के लिए आए थे। एसपी ने अगला सवाल किया, 30 और 31 मई की रात में तुम कहां थे? धर्मेंद्र ने जवाब दिया, सर, मैं उस रात अपने घर पर ही था। एसपी संजय ने चालाकी से पूछा, जब तुम अपने घर पर थे तो तुम्हारा मोबाइल साहू के घर पर क्या कर रहा था? यह सुनकर धर्मेंद्र सन्न रह गया। एसपी संजय ने उसके चेहरे का रंग देख लिया था। इस बार थाना प्रभारी दीपक चंद ने सीधा सवाल किया, चलो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। यह बताओ कि तुमने साहू परिवार का कत्ल क्यों किया? धर्मेंद्र ने जवाब दिया, साहब, यह झूठ है, मैंने किसी को नहीं मारा है। एसपी संजय और थाना प्रभारी दीपक चंद समझ गए थे कि धर्मेंद्र आसानी से मानने वाला नहीं है। कड़ाई से पूछताछ करने पर धर्मेंद्र पूरी तरह टूट गया और उसने स्वीकार किया कि उसी ने साहू परिवार के 4 सदस्यों की हत्या की थी। लेकिन सवाल था कि एक व्यक्ति 4 लोगों की हत्या इतनी आसानी से कैसे कर सकता है? धर्मेंद्र ने जो कहानी सुनाई उसने सभी को हैरान कर दिया। आखिर उसने इस घटना के बारे में क्या बताया था और नार्को टेस्ट के बाद किन किन लोगों के नाम सामने आए थे? पुलिस पूछताछ में पता चला कि महज चंद रुपयों के लिए उसने हंसते खेलते परिवार को मौत के घाट उतार दिया। 40 वर्षीय चैतन्य साहू मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला था और आरंग की निवासी योगमाया से उसकी शादी 2008 में हुई थी। शादी के बाद उनके 2 बच्चे हुए और उनकी जिंदगी खुशियों से भरपूर थी। वे दोनों बच्चों की परवरिश में जुटे थे। शादी के 7 साल बाद चैतन्य को रायपुर के ओम अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी मिल गई। 3 साल तक वहां काम करने के बाद 2016 में योगमाया की भी नौकरी स्वास्थ्य विभाग में लग गई। उनकी पहली पोस्टिंग महासमुंद जिले के किशनपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र में हुई, जिसके बाद से वे पिथौरा में रहने लगे क्योंकि योगमाया को वहीं क्वार्टर मिल गया था। थोड़े ही समय में दोनों पति पत्नी ने अपने व्यवहार से किशनपुर के नागरिकों का दिल जीत लिया। योगमाया पीड़ित महिलाओं का खास ख्याल रखती थी और जरूरतमंदों की मदद के लिए पति पत्नी उनके घर भी जाते थे। इसी उप स्वास्थ्य केंद्र के पास 28 वर्षीय धर्मेंद्र बहिरा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में मां बाप और भाई बहन भी थे। उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन वह मेहनती व्यक्ति था और प्लंबिंग का काम करता था। लोग अक्सर उसे बुलाकर अपने घरों में काम करवाते थे। पूछताछ में यह भी पता चला कि धर्मेंद्र ने चैतन्य के परिवार को कत्ल करने का कारण सिर्फ कुछ रुपए थे। यह सुनकर सभी हैरान रह गए कि कैसे लालच ने एक हंसते खेलते परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। पुलिस ने इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए गहनता से जांच जारी रखी और धर्मेंद्र का नार्को टेस्ट भी कराया। इस जांच में और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। धर्मेंद्र का योगमाया के घर आना जाना लगा रहता था। एक दिन योगमाया के क्वार्टर में पानी का नल खराब हो गया तो चैतन्य ने धर्मेंद्र को बुलाया और उसने नल ठीक कर दिया। उसकी मजदूरी 50 रुपए तय हुई, लेकिन चैतन्य ने कहा कि वह अगले दिन पैसे देगा। धर्मेंद्र बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए चला गया। अगले दिन जब धर्मेंद्र अपनी मजदूरी के पैसे लेने आया
तो चैतन्य ने फिर कहा कि पैसे शाम को आकर ले जाना क्योंकि मेम साहब घर पर नहीं हैं। यह सुनकर धर्मेंद्र को बुरा लगा, लेकिन पड़ोसी होने के कारण वह बिना कुछ कहे वापस चला गया। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए और चैतन्य हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर धर्मेंद्र को लौटा देता था। चैतन्य कहने लगा कि वह 50 के काम के 50 रुपए ही देगा, इससे ज्यादा नहीं। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। धर्मेंद्र ने चैतन्य को धमकी दी कि वह अपनी मजदूरी के पैसे उससे वसूल करके ही रहेगा, लेकिन चैतन्य ने भी कह दिया कि वह जो चाहे कर ले, उसे 50 से 1 फूटी कौड़ी भी ज्यादा नहीं देगा। इस विवाद के बाद योगमाया भी अपने पति के पक्ष में बोलने लगी। इस पर धर्मेंद्र ने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी मेहनत के पैसे लेकर ही रहेगा। उसने सोचा कि जब चैतन्य मजदूरी के पैसे नहीं दे रहा है तो वह उससे कई गुना वसूल करेगा। चैतन्य के क्वार्टर में आते जाते धर्मेंद्र को पता चल चुका था कि वहां कीमती चीजें कहां रखी हैं और योगमाया के पास कितने सोने चांदी के गहने हैं। उसने इन गहनों को चुराने की योजना बनाई। योजना के मुताबिक 30 मई 2018 की रात धर्मेंद्र चैतन्य के सरकारी क्वार्टर में चुपके से पीछे के रास्ते से घुस गया। उसने अपने साथ एक फावड़ा भी ले रखा था ताकि मुसीबत के समय में वह अपना बचाव कर सके। दबे पांव क्वार्टर में घुसकर उसने कमरे का मुआयना किया। उसने देखा कि सभी गहरी नींद में सो रहे थे। फिर वह बीच के कमरे में रखी अलमारी के पास गया और मास्टर चाबी से अलमारी खोलने लगा। चाबी की आवाज सुनकर चैतन्य की नींद खुल गई। जब उसने धर्मेंद्र को देखा तो वह चौंक गया। धर्मेंद्र भी डर गया और घबराहट में उसने फावड़े से चैतन्य की गर्दन पर कई वार कर दिए। चैतन्य फर्श पर गिर पड़ा। चैतन्य के गिरने की आवाज सुनकर योगमाया की भी नींद खुल गई। जब उसने अपने पति को लहूलुहान पड़ा देखा तो चीख निकल गई। धर्मेंद्र ने घबराकर योगमाया की भी गर्दन पर फावड़े से वार कर दिया। अपनी मां की आवाज सुनकर बड़ा बेटा तन्मय भी उठ गया और उसने धर्मेंद्र को पहचान लिया, लेकिन धर्मेंद्र ने उसे भी मार डाला। इसके बाद धर्मेंद्र उन तीनों के शवों को घसीटकर आंगन में ले गया। चैतन्य का छोटा बेटा कुणाल अभी भी जिंदा था और सो रहा था। धर्मेंद्र को डर था कि कुणाल उसे पहचानता है और अगर वह जिंदा बच गया तो उसे जेल जाना पड़ेगा। पागल हो चुका धर्मेंद्र उस कमरे में पहुंचा जहां कुणाल सो रहा था और सोते हुए कुणाल पर भी फावड़े से वार करके उसे मार डाला। चारों को मारने के बाद धर्मेंद्र को होश आया तो उसने चारों ओर खून देखा और घबरा गया। वह फावड़ा वहीं छोड़कर भाग गया। बाद में उसे पछतावा हुआ कि उसने क्रोध में आकर कितना बड़ा पाप कर दिया। 5 जून 2018 को पुलिस ने धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन चैतन्य साहू के पिता बाबूलाल साहू पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने वकील राघवेंद्र प्रधान के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने कई बिंदुओं पर सवाल खड़े किए। सुनवाई जज गौतम भादुड़ी की बेंच में हुई। चैतन्य के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस जांच ठीक ढंग से नहीं कर रही है। सुनवाई के दौरान जज गौतम भादुड़ी की बेंच ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए। परिजनों का कहना था कि 4 लोगों को इतनी बेरहमी से एक व्यक्ति कैसे मार सकता है। परिजनों के दबाव के चलते पुलिस ने धर्मेंद्र का नार्को टेस्ट कराया, जिसमें उसने और 4 आरोपियों के नाम बताए। धर्मेंद्र के बयान के आधार पर पुलिस ने फूल सिंह यादव, गौरी शंकर केवट, सुरेश खूंटे और रामपुर के अखंड लमानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और अंतिम फैसला आना बाकी है। इस घटना को याद करके आज भी किशनपुर के लोग कांप जाते हैं। हत्या की इस घटना के पीछे का सच आज तक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने दी क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।